नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही अहम बात करने वाले हैं हम और हर एक आपको मुद्दा बताऊँगा, हर एक चीज़ बताऊँगा, जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो जेईई मेंस का 2025 में। क्योंकि बेटा आपने इतनी मेहनत करी है, 2 साल आपने मेहनत करी है, अगर ड्रॉपर हो तो 3 साल मेहनत करी है और अब जाके अगर फॉर्म आपका रिजेक्ट होता है तो बहुत बड़ी मुसीबत में आप पड़ जाओगे और पूरी की पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो मैं एक छोटी से छोटी चीज़ बताऊँगा कि डॉक्यूमेंट आप अपना करेक्ट करके रखो। सभी डॉक्यूमेंट के ऊपर बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे और मैंने प्रीवियस वीडियो का कमेंट ले रखा है। जो कि मैंने बोला था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में रिप्लाई करूँगा आप सबको, कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे देखो इस वीडियो में बहुत सारा कमेंट आया है, तो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो कमेंट्स हैं, वो ले रखा है, तो डिटेल में उनको रिप्लाई करूँगा मैं इस वीडियो में। और साथ ही साथ जेईई एडवांस का जो चेंज हुआ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो भी बताऊँगा विथ प्रूफ, क्योंकि यहाँ पे देखो जेईई एडवांस की ऑफिशियल साइट है और मैंने एक डॉक्यूमेंट ले रखा है जेईई एडवांस का। ये पीडीएफ आपको मैं शेयर कर दूँगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ आपको मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि देखो यहाँ पे ट्रिपल आईटी लखनऊ और ये तो मैं इन्फॉर्मेशन देता ही हूँ। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, ये देखो सूरत कल एनआईटी, एनआईटी नागपुर, ऑल 32 एनआईटीज़, एनआईटी वारंगल, पूरी एनआईटीज़ पे और ट्रिपल आईटीज़ पे डिटेल्ड कट ऑफ वीडियो ला रहा हूँ 2025 के लिए। और 1 के सब्सक्राइबर होने के बाद में मैं यूट्यूब पे लाइव आ रहा हूँ, लाइव आके आप लोगों का डाउट सॉल्व करूँगा। सो जल्दी-जल्दी सब्सक्राइब करो, बस इतना ही बोलूँगा। थोड़ा सपोर्ट करोगे, कम्युनिटी बड़ी होगी तो मैं और ज़्यादा आपकी डिटेल में हेल्प कर पाऊँगा। अब यहाँ समझते हैं, तो एक मेरा मैटर हुआ था, देखो पहला मेरा मैटर सुन लो उसके बाद मैं आप लोगों का रिप्लाई देता हूँ। एक मैटर ये हुआ था कि मैंने जनरल में जनवरी 18 में अप्लाई कर रखा था, क्योंकि मेरा उस टाइम पे कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बना था, ओबीसी कैटेगरी। अब जब अप्रैल अटेम्प्ट हुआ तो उस टाइम पे करेक्शन विंडो ओपन हुई, तो मैंने अपलोड करा। और एक चीज़ और, देखो एक करेक्शन विंडो ना, अभी जब आप बहुत सारे, क्योंकि उस टाइम पे ना हर बार ऐसा ही होता है कि बहुत सारे बच्चे अभी तक सोए रहते हैं। 2 बार करेक्शन विंडो ओपन होगा, ओपन होके चला भी जाएगा और उस टाइम पे मैं भी सोया रह गया था। मुझे जहाँ तक याद है, अप्रैल में भी मैं नहीं कर पाया था। मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ कि बहुत पुरानी बात है यार, ग्रेजुएशन कर रहे हैं अभी 2 साल हो गया, तो समझ रहे हो, याद नहीं रहता है। बट हाँ, एक चीज़ है कि मुझे 90% क्लियर है कि उस टाइम तक भी मैं सोया रह गया था, मुझे पता ही नहीं करेक्शन विंडो आया, चला गया, सेकंड अटेम्प्ट का भी। और बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो जब आप ढेर सारा मेल एनटीए को करते हो ना, बहुत सारे बच्चे मिलके एक साथ जब एनटीए को मेल करते हैं, तो एनटीए एक बार फिर करेक्शन विंडो ओपन करता है। कब करेगा? रिजल्ट आने के पहले, क्योंकि देखो एनटीए भी नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे के साथ अनफेयर हो। जब उसको ढेर सारा मेल जाएगा, तो एनटीए अपना करेक्शन विंडो रिजल्ट आने के पहले, जो उसका सेकंड अटेम्प्ट का आपका रिजल्ट आएगा जिसमें आपकी रैंक आएगी, क्योंकि एक बार रिजल्ट आ गया, उसके बाद में कुछ चेंज नहीं होना है, उसके बाद कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो रिजल्ट आने के कुछ दिन पहले करेक्शन पोर्टल फिर से ओपन होगा। चांसेस आर हाई, 90% चांस है, लिख लो इस बात को, मैं बोल रहा हूँ ऐसा होता है। 90% चांस है कि एक बार जाओ का रिजल्ट आएगा फाइनल अप्रैल वाला, उसके पहले एक बार फिर से ओपन होगा। अगर अब तक भी आपने गलती कर रखी है तो उस टाइम पे अपलोड कर देना, ठीक है? चांसेस हैं। अब दूसरी चीज़ कि जो मेरा एक डॉक्यूमेंट था, आधार कार्ड पे मेरे पापा का जो नाम था, उसमें बीच में कुमार नहीं था, ठीक है? क्योंकि आधार कार्ड मेरा 8th क्लास में बन गया था। और दूसरा जो मेरा मार्कशीट है 10th और 12th की, उसपे बीच में कुमार मैंने लगवा दिया। अब सोचिए रिज़ल्ट आ गया, सब कुछ हो गया, तब तक भी मैंने केयर नहीं करा था कि पापा का नाम आधार कार्ड में कुमार नहीं है। एक दिन किसी ने देखा मेरे आधार कार्ड में, तो उसमें पता चला कि नहीं है, तब मैंने ऑनलाइन ही अप्लाई करा चेंज के लिए। ठीक है, और चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। चेंज हो गया नॉर्मली। मैं बहुत डर रहा था कि यार फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए और या फिर मुझे वो बाहर ना कर दिया जाए, काउंसलिंग के टाइम पे ना दिक्कत हो जाए, तो बहुत सारी चीज़ें मैं डर रहा था, बट हुआ नहीं ऐसा कुछ। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब सिस्टम अपने आप सही हो गया। वो अपने आप अपडेट हो गया, वहाँ पे काउंसलिंग के टाइम आते-आते सब ठीक हो गया, मीन्स चेंज हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और जो मैंने कैटेगरी अपलोड करा था, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई थी। ठीक है, ये 2 चीज़ है। तो चेंज करते हो आप कुछ भी, सही डॉक्यूमेंट अगर आपका रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब एक आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखो जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो आपका कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है पहले। पहले आपको बुलाया जाएगा एडमिशन, जैसे आपने सीट अलॉट करी, सीट आपकी अलॉट हो गई, तो कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने जाता है। वहाँ पे इन केस आपका एक-आध डॉक्यूमेंट अगर गड़बड़ रहता है या फिर गलत रहता है, कुछ भी इश्यू रहता है उस डॉक्यूमेंट में, तो आप प्रॉपर उनको बताओ। अब उसको आपका एनआईटी नागपुर में एडमिशन हो गया, कॉलेज कन्फर्म हो गया। अब एनआईटी नागपुर में आप पहुँचे, आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग, जैसे आपके पास गैप सर्टिफिकेट नहीं है, मान लो। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहते हैं जो अभी तक मतलब सोए हुए रहते हैं, उनको नहीं पता चलता है, केयर नहीं करते हैं उतना दूसरी चीज़ों की वजह से। तो उनके पास अब 12th के बाद ड्रॉपर है, तो उनके पास एक बनवाना पड़ता है गैप सर्टिफिकेट। और ये गैप सर्टिफिकेट वैलिड कब का रहेगा? 1 अप्रैल 2025 के बाद का, क्योंकि अब काउंसलिंग का टाइम चल रहा है, तो अप्रैल बीत गया। तो इसके बाद का गैप सर्टिफिकेट उनको बनवाना है, बट उनके पास नहीं है। तो वहाँ पहुँचे, तो अब गैप सर्टिफिकेट दिखाना ज़रूरी है। नहीं है, कोई बात नहीं, कॉलेज वाले आपको टाइम देंगे, 1-2 हफ्ते का टाइम देंगे कि लाके जमा कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप इतना मेहनत करके जब यहाँ तक पहुँच गए हो, एनआईटी नागपुर पहुँच गए हो, तो भाई वो थोड़ा लीनिएंट होता है कॉलेज का सिस्टम, आपको दे देते हैं टाइम इनिशियल में।
मिल जाता है ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जमा कर देना, लेकिन हाँ इस बार जमा ही कर देना, ठीक है, ऐसा रहता है। तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपका रिप्लाई देता हूँ, देखो यहाँ पे, और फिर एडवांस का क्राइटेरिया बात करूँगा, टेंशन मत लेना। अब यहाँ पे बच्चे ने पूछा कि भैया रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, जेईई का डेट एक्सटेंड होगा क्या? अब भाई एक बार बंद हो गया तो बहुत कम चांस है आपको कि दोबारा से रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाए। आप बहुत सारा जब बल्क में मेल भेजोगे तो हो सकता है मे बी, बट नॉर्मल ऐसा नहीं है। यहाँ पे है क्या 2025 वाले 2026 में जेईई एडवांस दे सकते हैं क्या? तो हाँ दे सकते हैं। 2025 वाले 2026 में एडवांस दे सकते हैं, क्योंकि आप इसमें अगर 12th में हैं 2025 में, मीन्स अभी आपका जो सेशन चल रहा है उसमें आप 12th में है, तो 2025-26 वाले में भी आप दे सकते हैं एडवांस। इधर है भैया मेरा 96.68 परसेंटाइल आता है ओबीसी होम स्टेट उड़ीसा। अब इनको चाहिए एनआईटी राउरकेला। तो देखो यार 96.68 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ठीक है। मैं टू बी ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ, अगर आप फीमेल हो तो हो सकता है कि कैटेगरी बेनिफिट लगे और आपको कोर ब्रांच अलॉट हो जाए। अगर आप मेल हो तो चांसेस कम है कि आपको यहाँ पे कोर ब्रांच मिल जाए, और मिलेगी भी तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या मेटलर्जिकल, बहुत सारा है ऐसे भी कोर ब्रांच बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको मिल सकता है, मिलने का चांस है, लोअर कोर ब्रांच एकदम। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप वहाँ ना जाके अवॉइड करना बेटा, क्योंकि मैं आपकी बात कराऊँगा, ठीक है, आप ही के लिए बैकएंड में बहुत सारा चीज़ कर रहा हूँ मैं आपका कॉन्टैक्ट करवाऊँगा सबसे। बच्चे बताएँगे कि ऐसा नहीं टॉप एनआईटी में चले गए और कोर ब्रांच सेरेमिक इंजीनियरिंग में घुसे हुए हो, तो नहीं समझ में आता भाई, हालत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए हमेशा ब्रांच को प्रेफ़रेंस देना, अगर इतना परसेंटाइल आया है तो इतना अगर परसेंटाइल आया है तो आप ब्रांच को प्रेफ़रेंस दो, कॉलेज को प्रेफ़रेंस मत देना। थोड़ी अच्छी ब्रांच लेना, डिसेंट ब्रांच ले लेना, तो सिक्योर रहेगा और जॉब अपॉर्चुनिटी भी रहेगी। नहीं तो वही बस उसके बाद फिर अब कोडिंग करने लगोगे कोर ब्रांच में हो, नहीं तो फिर गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करने लगोगे, मीन्स नहीं, ये सिस्टम सही नहीं हो पाएगा। तो एक चीज़ मेरी ये रख लेना, बाकी मैं और डिटेल में बताऊँगा आपको। अब भैया मैं एससी पीडब्ल्यूडी हूँ, अप्रैल अटेम्प्ट में कितना परसेंटाइल लाना होगा कि सीएसई मिल जाए जेईई मेंस में? तो देखो आप पीडब्ल्यूडी अगर आप कैंडिडेट हो तो आपको मैं बस एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप पेपर मत छोड़ना बस, ठीक है? पेपर में प्रेज़ेंटी लगा के आ जाना, आपको सीएसई मिल जाएगा, ठीक? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 क्वेश्चन सही कर देना, 1-2 क्वेश्चन सही कर देना, नहीं बनेगा, मत सही करने के चक्कर में रहना, बस पेपर में प्रेज़ेंटी लगा के आना। अगर 0 नंबर भी पाते हो तब भी 20-30 परसेंटाइल बन जाएगा, उतने में आपका एडमिशन हो जाएगा सीएसई में। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, किस-किस का जेईई मेंस का फॉर्म फिल नहीं हो पाया है, ठीक है? ये तो वही हो गया कि आप मेल करो तो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक बच्चे का डाउट है कि इनका फादर नेम में वही जो मैं बताया मिस्टेक है। तो देखो बेटा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे इन्होंने बताया कि लास्ट में पापा के नाम में ए लग गया इनका एक्स्ट्रा। तो अब बच्चा मेरी बात सुनो, एक मेरा फ्रेंड था उस टाइम पे, उसका सरनेम नहीं था, मीन्स सरनेम में मिस्टेक था। जो जेईई मेंस का फॉर्म भरा उसमें, और आधार कार्ड में नहीं था सरनेम और उसमें सरनेम आ गया, ऐसे लगा दिया, तो दिक्कत हो जाती है। तो आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर ये दिक्कत है तो नॉर्मली है कि चलो चल जाएगा, लेकिन आप देखो मेल करके रखो। अब तो आप कुछ नहीं कर सकते, करेक्शन विंडो में ऑप्शन नहीं देगा कि नॉर्मल आप नेम, फादर नेम, मदर नेम और ये डेट ऑफ बर्थ चेंज करने का ऑप्शन नहीं देता है। जो आपके 10th का मार्कशीट रहता है वो आपको दिखाएगा डेट ऑफ बर्थ, उससे आपकी डेट ऑफ बर्थ पहचान की जाती है। 12th का मार्कशीट नंबर देखने के लिए ज़रूरी है। आधार कार्ड आपका एड्रेस प्रूफ रहता है, डोमिसाइल आपको देना पड़ेगा, इनकम सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आप बनवाएँगे 1 अप्रैल के बाद, फिर से बनवाएँगे, अभी आपके पास है चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इनको मैं बोलूँगा आप एनटीए को मेल करके रखो, और लास्ट में जब आपको कॉलेज अलॉट होगा, ठीक है, कॉलेज अलॉट होगा, आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने जाएँगे तो वहाँ पे आप बताना कि सर ये दिक्कत थी, तो आपको एक एफिडेविट बनवा के देना पड़ेगा बस, ठीक है? हलफनामा जिसको बोलते हैं, वकील साहब से जाना, एक एफिडेविट बनवा के दे देना, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एफिडेविट देना ज़रूरी है। अब यहाँ जेईई एडवांस का डाउट है तो उसपे मैं आता हूँ अभी। और यहाँ बच्चे ने पूछा कि जब आपने कैटेगरी चेंज किया तो कोई दिक्कत नहीं हुआ ना? तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं हुआ बेटा। कैटेगरी जब मैंने चेंज किया तो मेरा जो रैंक आया, और वो तो मैंने स्कोर कार्ड यहाँ पे शो किया ही हुआ है, देख लेना किसी वीडियो में होगा। तो वहाँ पे सीआरएल रैंक और मेरी कैटेगरी रैंक आई थी, कोई दिक्कत नहीं हुआ था। अब यहाँ पे एक डाउट है कि भैया कैटेगरी करेक्ट करनी है बट मेरा सर्टिफिकेट में सर्टिफिकेट नंबर ओनली 830 लिखा हुआ है। तो बेटा आप तो सर्टिफिकेट अपलोड करोगे ना, तो उसमें आप बस ये ध्यान देना कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो 1 साल पुराना, 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। मीन्स 1 अप्रैल 2024 के बाद का हो, बस इतना ध्यान रखना, अपलोड कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि ये 1 अप्रैल 2024 के बाद वाला 1 अप्रैल 2025 तक वैलिड रहेगा, इसमें आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इसको अपलोड कर देना, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब मैं आता हूँ जेईई एडवांस पे, यहाँ जाना, देखो यहाँ पे जाना, ये आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन ब्राउचर जेईई एडवांस 2025, लिंक पे इस पे क्लिक करेंगे, आपको आपके सामने ये पीडीएफ खुल जाएगा। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में थोड़ा चेंज हुआ है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने एक बार चेंज करा था कि 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं, फिर उन्होंने क्राइटेरिया लगा दिया उसमें। तो वही क्राइटेरिया क्या है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखो पहली चीज़ तो आपका जो एज लिमिट है वो आप 1 अक्टूबर 2000 के बाद का आपका जन्म होना चाहिए,
वो यहाँ पे बोला गया है। दूसरा जो नंबर है वो तो है ठीक है, आपको बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मैच कराना ही है कि आपको टॉप 2,50,000 डिसिप्लिन के अंदर आना पड़ेगा, तब जाके आप एडवांस दे सकते हैं। 75% मस्ट है, ये तो है ही। बाकी जो चेंज आया है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो 2023 पहले था, इन्होंने एक बार करा कि 2023 वाले भी दे सकते हैं, बट फिर इन्होंने मना कर दिया और एक कंडीशन और लगाई। जो कंडीशन यहाँ पे है कि आप 2022-23 से हैं और आपका रिजल्ट अगर किसी भी बोर्ड से है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड होगा, यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, बिहार बोर्ड, कोई भी बोर्ड है, अपना बोर्ड का रिजल्ट देख चेक करना। तो अगर उस आपका जो बोर्ड का रिजल्ट है वो 28 जून 2023 के बाद रिलीज हुआ है, ठीक है, इसके बाद रिलीज हुआ है अगर, तब आप एलिजिबल हैं एडवांस के लिए। अगर इसके बाद रिलीज हुआ है तो एलिजिबल हैं, अगर इसके पहले रिलीज हुआ है रिजल्ट तब आप एलिजिबल नहीं है, तब आप नहीं दे सकते जेईई एडवांस को इस साल। 2024 वाले दे सकते हैं, 2025 वाले दे सकते हैं, 2023 वाले नहीं दे सकते। ये क्राइटेरिया इन्होंने सेट कर दिया वहाँ पे। तो डिटेल में बता रहा हूँ, देखो बच्चा आपको मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, नया वाला ब्राउचर यही बोलता है। तो अब देखो, एक तो ये है कि आप नहीं दे सकते, दूसरा इन्होंने कंडीशन फिर लगाया कि अगर किसी भी बच्चे का किसी कंडीशन की वजह से उसका रिजल्ट होल्ड किया जाता है, ठीक है, रिजल्ट अगर होल्ड किया जाता है कि उसका 28 आना तो था 28 जून के पहले ही, लेकिन किसी रीज़न की वजह से उसका मार्कशीट होल्ड किया जाता है, रिजल्ट होल्ड किया जाता है और 28 के बाद रिलीज़ किया जाता है, उस सिनेरियो में भी वो बच्चा एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी फॉल्ट है वो, अब उसका रिजल्ट होल्ड किया गया तो उसकी किसी गलती की वजह से रिजल्ट होल्ड किया गया होगा, तो उसकी वजह से वो भी एलिजिबल नहीं है। इन्होंने ये बताया इसमें क्लियरली। और एक था जो कि आप अगर कॉलेज ड्रॉप आउट है तो वहाँ पे ये क्राइटेरिया है कि बिटवीन 5/11/2024 टू 18/11/2024, तब जाके आप इसके बीच में हैं तो फिर दे सकते हैं, या पढ़ लेना ब्राउचर ये वाला जो भी है, ठीक है। ये तो सबको पता है क्राइटेरिया, जिसमें डाउट था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आपको कोई डाउट रहता है या फिर कॉलेज से रिलेटेड कोई दिक्कत रहती है तो आप कमेंट करो, मैं आपका डिटेल में रिप्लाई दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी इससे फर्दर कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इंक्लूड करूँगा और आपका जो भी डाउट है वो क्लियर करूँगा। हाँ, डॉक्यूमेंट में मैं आपका साथ दूंगा, देखो, क्योंकि डॉक्यूमेंट बहुत क्रूशियल होता है। एक तो होता है, देखो, मेडिकल सर्टिफिकेट जब आप बनवाओगे ना, तो मेडिकल भी 2 जगह से बनता है। इसमें भी बहुत हेडेक रहता है। एक तो बनता है डिस्ट्रिक्ट वाला जो आप वहाँ से बनवाओगे, एक ब्लॉक वाला भी बनता है। अब ब्लॉक वाला जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है उसमें वो लोग डॉक्टर का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और उनका सील रहता है एक डॉक्टर का, वो उनको लगाना पड़ेगा, मुहर मारनी पड़ेगी, ठप्पा पूरा प्रॉपर उनका साइन रहेगा, सील नंबर रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो ये ब्लॉक वाले में नहीं देते हैं। जब आप डिस्ट्रिक्ट पे जाओगे वहाँ 5 जाँच होती है आपके, सुनने की, देखने की, हर एक चीज़ की जाँच करेंगे वो पहले, उसके बाद वो फिट आप हो, फिर वहाँ लगेगा कि आपका आई जो साइट है वो 6/6 है, सब चीज़ है, सब चेक करेंगे, चश्मा लगा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेडिकल बहुत आराम से बन जाता है, लेकिन हाँ, डिस्ट्रिक्ट में जाओगे तो वहाँ थोड़ा हेडेक रहेगा, ठीक है? तो ये डिस्ट्रिक्ट वाले में आपको प्रॉपर मिलता है, डॉक्टर का नाम मिलेगा, साइन मिलेगा, सील नंबर मिलेगा, हर एक चीज़ मिलेगी। तो ये वाला वैलिड हर जगह रहता है, ये वाला नहीं रहता, बट कुछ कॉलेज में ये वाला भी चल जाता है, कुछ कॉलेज में चल जाता है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बाद में गाइड करूँगा डॉक्यूमेंट वाला। अभी आपका बस इतना है कि आपका फॉर्म अगर सही है, सब कुछ हो गया है, तो आप इनकम सर्टिफिकेट और ये जो आपका डोमिसाइल हो गया और कास्ट सर्टिफिकेट, ये तीनों आप रेडी रखो बस अभी के लिए। आधार कार्ड में और जो आपका 10th का मार्कशीट है, 12th का मार्कशीट है, उन दोनों में सेम रहना चाहिए। आपका जो भी नाम है, देखो वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं यहीं पे एक चीज़ और बता दूँ आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। अगर सोचो आपके फादर का नाम उनके आधार कार्ड पे कुछ भी है, जैसे सपोज़ करो, जैसे मेरे फादर का नाम उनके आधार कार्ड पे बीच में कुमार नहीं लगा है, ठीक है? जो मेरे फादर का आधार कार्ड है उनके में नहीं लगा है, उनके किसी भी डॉक्यूमेंट में कुमार नहीं लगा है, बट मेरे डॉक्यूमेंट में मैंने कुमार लिखवा दिया है। और वो बोल दिया कि उस 10th में जब मार्कशीट 10th में जब आया था फॉर्म फिल करने के लिए, तो मैंने कुमार लिख दिया था वहाँ पे, आधार कार्ड पे नहीं लिखा था। तो मैंने आधार कार्ड पे चेंज करा दिया, क्योंकि 10th में चेंज कराना बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। बोर्ड में जाना पड़ेगा, फिर बहुत खिंचाइन होता है उसमें। तो मैंने उससे बढ़िया समझा कि आधार कार्ड पे ही चेंज करा देता हूँ। तो अगर आपने किसी भी जगह अपने पापा का नाम कुछ भी लिख दिया हो, थोड़ा उनसे मिलता-जुलता नाम रहना चाहिए। अगर कुछ भी गलती हो गया है, तो आपके हर डॉक्यूमेंट पे वही नाम शो होना चाहिए। पापा के डॉक्यूमेंट से कोई लेना-देना नहीं रहता है, ठीक है? पापा के डॉक्यूमेंट से कोई मतलब नहीं। पापा के आधार कार्ड पे बीच में कुमार नहीं लगा था मेरे, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका जो डॉक्यूमेंट है, उस पे बस आपने एक जगह अगर कुमार लगवा दिया है, तो हर जगह वही लगवाओ। मीन्स जो नाम है आपका एक डॉक्यूमेंट पे, वही सब जगह शो होना चाहिए, बस इतना ही मतलब है। पापा का कोई डॉक्यूमेंट आपसे नहीं माँगा जाएगा। बाकी आपको कोई और डाउट रहता है तो फिर बेझिझक कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब करते रहो यार। 1 के होने के बाद मैं लाइव आ रहा हूँ और लाइव आपका डाउट सॉल्व करूँगा। और कीप स्टडी, पढ़ते रहो। छोड़ना मत, पढ़ाई भी एडवांस बाकी है, पढ़ाई करते रहो।